अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आजू जी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए और आपसे कई चीज़ें हमारी समझने की कोशिश करेंगे। एक तो सर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी की भी, लेकिन साथ-साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक दूसरे के ऊपर तरह-तरह के एलिगेशंस लगाने से और लड़ने से बाज नहीं आ रही। और उसके साथ हम इमरान खान को देखते हैं कि वो अक्सर बात करते हैं, जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, और उन्होंने अभी तो रिसेंटली ये भी कहा कि जी इनका तो कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, जिस तरह की स्टेटमेंट या इंटरव्यू या बात इन्होंने की रशिया के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी मेरी तो कमर में छुरा घोंपा, और कई इस किस्म की बातें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी कि किसी आर्मी चीफ के लिए कहा गया हो, या चाहे वो ड्यूटी पे हो या चाहे वो अपनी पोस्ट से रिटायर हो गए हो। कभी हमने इस किस्म की लैंग्वेज नहीं सुनी पाकिस्तान में। और सॉरी। तो आपको क्या लग रहा है सर कि इस किस्म की बातें जो इमरान खान कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनली? पाकिस्तान को किस तरह से देखा जा रहा है? साथ साथ हिना खर ने कहा कि जी इंडिया जो है वो वेपन्स खरीद रहा है और इस रीजन के लिए उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। किस तरह देखते हैं आप इन दोनों चीजों को? देखिए, इमरान खान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट डज ही रियली वांट। मतलब एक तो एक कि ये सब जानते हैं कि ही वाज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उनको बाजवा साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया, राइट। और उसके बदले उन्होंने मेरे ख्याल से बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी 3 साल का 2019 में दे दिया था। सो दे हैव स्क्रैच्ड ईच अदर्स बैक्स, और सो वहां पे खत्म हो जानी थी। अब ये जो अब दोनों एक्स हैं, राइट, बोथ ऑफ देम आर टेक्निकली नॉट इन पावर, और वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों का जो नतीजा होने वाला है, वेदर इमरान खान बिकम्स ए प्राइम मिनिस्टर और नॉट, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री लेके देखें तो पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी से लेकर वगैरह बहुत कमजोर है, और एक ही इदारा था जो मजबूत था, जिसके वजह से जब भी कोई क्राइसिस होती थी, दैट इंस्टीट्यूशन जो मिलिट्री है आपकी, वो अपने रोल से एक्सपैंड होकर वो बचा लेती थी। इट्स लाइक सेइंग कि आपके पास पुलिस है और कुछ भी नहीं है, और दुश्मन बाहर से अटैक करे, देन द पुलिस विल प्ले द रोल ऑफ द आर्मी, इट विल एक्सपैंड इट्स रोल ना टू मीट द क्राइसिस। फिर अगर ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस हो जाती है, वहां पे भी आप एक्सपैंड कर लेते हैं आपकी मोस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो पाकिस्तान को जब भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या एक्सटर्नल क्राइसिस हुई, द आर्मी वुड एक्सपैंड एंड सेव। तो अब ये हो रहा है कि इमरान खान, वो एक खंबा जिसपे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, उसको वो लाते मारे जा रहे हैं, एंड ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय द मिलिट्री आल्सो। तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जब भी लड़ाई खत्म होगी, यू गोइंग टू कम आउट विद अ मच वीकर एस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी के लिए इन प्रिंसिपल अच्छा है। लेकिन इफ दोज पिलर्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, अगर आपकी मीडिया स्ट्रांग हो रही है, अगर आपकी सिविल सोसाइटी स्ट्रांग हो रही है, अगर आपका पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर ये मजबूत हो रहे हैं, तो अगर आर्मी पॉलिटिकली कमजोर हो जाती है तो इट इज ए गुड थिंग, आपकी डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट हो जाएगी। लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। आई कांट सी पॉलिटिकल पार्टीज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, या क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है, खत्म हो गई है कि हद नहीं। और इमरान खान का जो प्रेफरेंस है वो रिलेटिव प्रेफरेंस है। मैं कई लोगों से यहाँ मिलता हूँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन, जनरली 90% ऑफ देम आर, आई थिंक, सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो इमरान खान की एक तो एक अजीब चीज होती है, दे टॉक अबाउट हिज लुक्स। वो 70 साल का हो गया है, और आदमी भी टॉक अबाउट हाउ हैंडसम ही इज वगैरह। लेकिन उससे हटकर they are always critical of the other side। मतलब they don't tell me कि oh we want इमरान खान because उनमें ये सिफात है ABC, उन्होंने ये किया था, this is all the achievements।
मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड ये पढ़े लिखे लोग हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की करंट क्राइसिस है वो अभी नहीं बनी है, इट हैज बीन डेवलपिंग ओवर इयर्स एंड इमरान खान हैज आल्सो प्लेड अ रोल, उसमें उन्होंने भी काफी बोरोइंग की ना ओवर द इयर्स. So, so there is a relative value है इमरान खान के. Okay, he's relatively less corrupt, he's relatively less obnoxious than the others वगैरह. फिर अपने वो बच्चे वगैरह को बाहर रखा है, बाकी के दूसरे जो उनके कंपेटिटर्स है वो डायनास्टिक है, राइट. ये नहीं कि इमरान खान का बेटा या बेटी वो जो आके इलेक्शन लड़ेंगे अगले 5 साल में. सो दे फाइंड हिम रिलेटिवली बेटर. बट जो हिना रब्बानी का जो स्टेटमेंट है, आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज. मतलब इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू किया अयूब खान के ज़माने से, सेबर्स और पैटर्न्स वगैरह ये अमेरिकन हथियार लेकर आए. अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनको कोई बेचने के लिए तैयार है. बट अदरवाइज द आर्म्स रेस वाज ट्रिगर्ड. प्लस इंडिया का जो वेपन्स, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप अप विथ चाइना. चाइना ने 2 बार इंडिया की टेरिटरीज थ्रेटन किया है पिछले 2 साल में. आई मीन ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, दे आर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर ऑन इट्स बॉर्डर. तो मतलब अगर ये क्लिप हिना रब्बानी को ट्वीट कर दें, उनको समझ में आ जाएगा कि हथियार क्यों खरीद रहे हैं. क्या रीजन डिस्टेबलाइज होगा इससे? नहीं, रीजन डिस्टेबलाइज नहीं होगा अगर आप अपने मुल्क में अपने पब्लिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दें. बिकॉज आप नोटिस करें इस तरह के बयान ना तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज वेपन्स बिकॉज दे आर नॉट, मतलब वो इंडिया को पोक नहीं करते ना. ये तो बदमाशियां जो पाकिस्तान मुसलसिल करते रहता है. अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होती जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट. सो दैट इज द वरी कि भाई बैलेंस ऑफ पावर. हिना रब्बानी इज वरीड अबाउट द इम्बैलेंस ऑफ पावर जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में. सर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर परेशान हो रही हैं या चाइना को लेकर हो रही हैं? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा जो है वो जाहिर है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और चाइना के. और ये भी तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से कहा गया हो कि जी हम इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि चाइना परेशान है और हम तो इतने ज़्यादा उनके लोन वगैरह और हर चीज़ को लेकर हैं कि वो तो हमें जो भी ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा. वरना इंडिया के वेपन से पाकिस्तान का परेशान होना बनता, मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम हो. उस मतलब आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो उसका एक अजम्पशन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि who cares about Hina Rabbani's tweet international arena में किसको परेशानी होगी. I don't think the State Department is saying we need to convene an emergency meeting now. Hina Rabbani ने ऐसा कह दिया. देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छा कार्टूनिस्ट अगर ये बात सुन रहा है तो मैं उसको एक आइडिया देता हूँ कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, आपने देखा होगा मतलब इट्स लाइक सेइंग कि पाकिस्तान इंडिया का पीछा कर रहा है, इंडिया चाइना का पीछा कर रहा है, चाइना अमेरिका का कर रहा है. तो इट्स लाइक दिस सीरीज ऑफ फॉलोइंग अफगानिस्तान पाकिस्तान के पीछे. सो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस in this order. It's not that India is trying to balance Pakistan. India is trying to balance China. China is not worried about India. China is trying to balance the US or Quad. So it's a very different kind of geopolitical. आप इसको कहते हैं लैडर कहिए. तो इस लैडर में इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और मुझे लगता है कि अगर इंडिया पूरी तरह से कमिट हो जाता है ना टू दिस आइडिया ऑफ कंटेनिंग चाइना, देखिए तो इंडिया के पास हथियार और आएंगे. एंड नॉट ओनली हथियार की क्वालिटी विल गेट बेटर, बट ऑल्सो आई थिंक इंडिया विल गेट लॉट ऑफ एड टू आर्म फ्रॉम द वेस्ट. खासतौर से जो क्वाड है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, सॉरी I2U2 में भी UAE है. तो इंडिया कुड एक्चुअली गेट फंडिंग फ्रॉम सम ऑफ दिस अरब कंट्रीज जो अमेरिका से पूरी तरह से अलाइंड है. और टेक्नोलॉजी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल वगैरह से इंडिया को और मजीद मिलेगी इफ इंडिया फुल्ली कमिट्स टू बीइंग इन द वेस्टर्न कैंप. जिस तरह से यूक्रेन को इतने जो चाहे मांग
ज़ेलेंस्की मांगता है उसको तकरीबन मिल रहा है, उस तरह इंडिया को मिल जाएगा, बट इंडिया देन विल बी इन अ परमानेंट कोल्ड वॉर सिचुएशन विद चाइना। मतलब मैंने ये दूसरे शोज पे भी कहा है, 2022 वाज द बेस्ट ट्रेडिंग ईयर इंडिया और चाइना का। पता है आपको, तकरीबन 120 या 130, इंडिया कहती है 115 और चाइना कहता है 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है दोनों मुल्कों में। तो अगर आप चाइना का फिगर्स लें तो चाइना इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ 2022। सिर्फ 3-4 बिलियन का फर्क है विद द यूएस। सो इंडिया का जो ताल्लुकात है, इट्स काइंड ऑफ वेरी, मतलब लव हेट साइमल्टेनियसली हो रहा है चाइना के साथ। दे हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस बट दे हैव वेरी बैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो मेरे ख्याल से ये जो वेपन्स वगैरह जो आ रहे हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान को छोड़कर भी इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट दो साल से, आप कह सकते हैं 2-3 साल में, या ये जो नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म है 2019 में, पहले साल तो वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस कर रहे थे, आपको पता है कि कश्मीर का मसला, सीए। बट कोविड के बाद से इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन रियली, मतलब अपनी इंटरनेशनल स्टैचर को बढ़ाने के लिए। कल एक राइसीना डायलॉग में जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये अजम्पशन कि इंडिया इज विद देम और अगेंस्ट देम, ये बातें क्यों करें? मतलब इट्स अज्यूम्स के दीज पार्टीज आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, फिर हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं। मेरी नजर में तो आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं ना कि आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट फॉर द वेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट यूक्रेन या फॉर रशिया। सो द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक इज के इंडिया इज, पहले ऐसे बातें नहीं करती थी ना इंडिया, नाउ इंडिया इज सेइंग वेरी क्लियरली कि वी हैव अ ग्लोबल स्टैचर, वी वांट टू बी ए ग्लोबल पावर। और ग्लोबल पावर आप हार्ड पावर के बगैर नहीं बनेंगी। इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी आफ्टर कोविड, और फोरकास्ट आइंदा 10 साल 20 साल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। सो द इकोनॉमिक पावर इज गोइंग टू इंक्रीज, और जाहिर है अगर पैसे आएंगे तो अच्छे हथियार भी खरीदेंगे, सो द मिलिट्री पावर विल आल्सो गो। सो इंडिया इज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर। सो यू विल सी इस तरह के, ना सिर्फ हथियार खरीद रहा है इंडिया, हथियार बना भी रहा है। सो इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन वेपन्स, बट इंडिया इज आल्सो, मेरे ख्याल से द नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखिए, बाइंग वेपन्स, बिल्डिंग वेपन्स, द थर्ड वन इज एक्चुअली कमिंग अप विथ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वेपन्स। वो थर्ड स्टेप है, अभी उस तरफ इंडिया नहीं गया। इंडिया इज ट्राइंग टू कैच अप विद द वर्ल्ड्स एडवांस, जैसा कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड एडवांस लेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स बनाने की वो एफर्ट्स कर रहे हैं। ऑलरेडी तैयार हो गया है तेजस 2 आई थिंक। But what India will do next is to invest in new technology, मतलब नए किस्म के हथियार। जैसा कि आप देखें पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वो ड्रोन्स की वजह से हुआ, राइट? सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो उस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू वेपन्स में इंडिया विल ट्राई टू फोकस, एंड पाकिस्तान शुड गेट यूज्ड टू इट। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें दोबारा, तो क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पर जाकर ये चीज रुकेगी जो बार बार ये हो रहा है? इकोनॉमी की बात की जा रही है, आईएमएफ से लोन नहीं मिल रहा, अभी तक तो नहीं मिला है, बार बार नई कंडीशंस आ जाती हैं, कोई और बात की जाती है। चाइना से थोड़े बहुत पैसे मिले इनको, लेकिन वो तो समझे उससे तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं जाकर ये जो एक प्रॉब्लम और इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो आपको कहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, या लग रहा है कि नहीं अभी और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, ये मसला जो अभी करंट सॉल्व ही नहीं हुआ ना, आईएमएफ से भी रिजोल्यूशन नहीं हो सका। यू गोइंग टू गो थ्रू दिस, मतलब ये डेजा वू आपको जून जुलाई में फिर से होगा। अगर ये अभी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर लाइक आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। जब भी मैं, कोई मुझे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में पूछते हैं तो मुझे एंग्जाइटी अटैक होने लगते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आई हैव नॉट इवन विजिटेड द कंट्री, बट आपकी लीडरशिप, आई एम
आई एम सॉरी टू से, अगर मुझसे पूछे तो बाय नाउ पाकिस्तान शुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल गवर्नमेंट टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस। एक नेशनल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स को आप साइड रखें, मिलिट्री, इमरान खान, ये जो भी है आपकी पीपीपी, पीडीएम, ये सब के सब गेट टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप क्या क्या मुल्क को गवर्न करेंगे अगर वो पूरा फेल्ड स्टेट बन जाता है? आपको पता है आपके पास, आपकी गवर्नमेंट के पास ज्यादा एसेट्स भी नहीं है जो वो बेच कर, जैसा कि इंडिया ने एयर इंडिया बेच दिया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, इस तक बेचने के लिए भी कुछ ज्यादा एसेट्स नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। तो महंगाई बढ़ते जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, डेट बढ़ते जाएगा, मतलब इंपोर्ट्स कम होते जाएंगे, यू आर गोइंग टू हैव क्राइसिस अपॉन क्राइसिस। इसके वजूहात तो बैड गवर्नेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है ना। इट्स लाइक सेइंग कि आप कई सालों तक मतलब खाना बराबर नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं, एंड सडनली डॉक्टर कह रहा है कि भाई यू हैव दिस 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 दिस, एंड आप एकदम कैसा रिकवर करेंगे? मतलब देयर इज नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू दैट अनलेस आपको कोई मुल्क होता है कहता है ये ले 30 40 50 बिलियन डॉलर अगर आपको कोई दे देता है तो आप उसमें से 10 बिलियन चुरा भी सकते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाकी के 40 बिलियन से। बट दैट्स नॉट हैपनिंग। एग्जैक्टली ऐसा कौन करेगा सर? लेकिन सर जब बार बार ये बात की जाती है बहुत लोगों की तरफ से, अरे सब नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्यों कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स है हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर हैं तो हमें दुनिया जो है वो गिरने नहीं देगी, कोई ना कोई आके संभाल लेगा। ये बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सही है? नहीं 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 नहीं, आपकी इट इज लाइक दिस, लेट्स से कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ टोटल कोलैप्स, तो जो पहला मुल्क आएगा वो यूएस आएगा, हम्म। और यूएस विल टेक द वेपन्स इन एक्सचेंज फॉर दैट। फिर क्या रह जाएगा आपके पास? अगर सर कहा तो ये आप अगर सर। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं दुनिया को, हम्म। देन दे विल टेक इट फ्रॉम यू। मतलब ये कि आप क्या बट अमेरिका पे फेंकेंगे बम? सर ये एक चीज ऐड करूंगी बस यहाँ पे सर, ये बात भी की जाती है कि इस वक्त भी न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो अमेरिका के ही कंट्रोल में है, मतलब उनकी परमिशन के बगैर ये कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अभी भी उनके कंट्रोल में है। आपके ख्याल से नहीं है ऐसा? देखिए, आई वुड कंसिडर अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड अमेरिकन मिलिट्री वेरी irresponsible if they don't have a plan to take out Pakistan's nuclear capability. और इतने इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है यूएस मिलिट्री, क्योंकि आपको पता है कि बिन लादेन को मारने के बाद जो वजह जो दी जाती थी अंडर ओबामा एंड अदर्स फॉर स्टेइंग इन अफगानिस्तान, ये जो एफपैक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वी विल रिमेन इन एफपैक, बिकॉज वो कहते थे कि वी आर अफ्रेड कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में कम इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन अब सुनने में नहीं आता। आपने कभी सुना है एक बार बाइडेन ने कहा पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस कंट्री, बट उसके अलावा आपको ये सुनने में नहीं आता देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न फ्रॉम द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अबाउट पाकिस्तानी न्यूज़। या तो वो फुली अश्योर्ड हैं कि जो प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजिकल मतलब रिजीम्स ऐसे क्रिएट कर चुके हैं कि वो अगर आपके हाथ में भी बम आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिजिकली अगर आप एसेट्स, अगर कोई टीटीपी अगर घुस के ले भी लेती हाथ में तो दे विल नॉट बी एबल टू इग्नाइट देम एंड फायर देम। वो एक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि देयर आर सम मेजर्स टेकन टू न्यूट्रलाइज देम। आई एम अज्यूमिंग दैट द यूएस गवर्नमेंट इज इन अ पोजीशन। जो लास्ट कंफर्म्ड ऑफिशियल काउंट था 198 है पाकिस्तान के पास, 200 के करीब है। इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास। इंडिया हैज अबाउट 168 170। हाँ बट सर ऐसा कैसे, ज्यादा कैसे? वो मुझे कभी आप समझ नहीं बनाते आया। रहते हैं। सी, इट्स हैविंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, लाइक इंडिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंडिया हैज हाइड्रोजन बॉम्ब्स आल्सो ना। तो technology wise India's nuclear weaponry is much more superior. India does not have any desire to use this. वो बस पाकिस्तान बस एज ए डिटरेंस की तरह। देखिए, अगर पाकिस्तान यूज कर लेता है ना एक आध न्यूक्लियर वेपन, तो वो हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। पता है आपको, दुनिया आपसे कोई बात नहीं करेगी, निकाल के फेंक देंगे।
मतलब पाकिस्तानी डायस्पोरा विल हैव टू रन बैक टू पाकिस्तान, यू नो, इट विल बी लाइक थू हो जाएगी सारी दुनिया में इफ दे ट्राई टू यूज दिस। देखिए अब रशिया का इतना बुरा हाल हो रहा है इस जंग में, दे आर नॉट रेडी टू यूज दैट अनलेस नेटो हमला करता है। उस सूरत में भी आई एम नॉट फुली श्योर कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी पे इतना, देखिए आप यू आर डिपेंडेंट ऑन लिटरली खैरात, राइट? सारी दुनिया में आप जनवरी 9th की कॉन्फ्रेंस ले ले जो जिनेवा में हुई थी, यू इनवाइटेड द वर्ल्ड टू हेल्प यू आउट। आर यू गोइंग टू अपसेट दिस नहीं सर, न्यूक्लियर एसिड्स तो वैसे भी कहा जाता है कि इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, वो तो आई डोंट नो क्यों बना लेते हैं, लेकिन so that is on a different asset, मतलब ये कि दुनिया को ब्लैकमेल, ये इस पाकिस्तान इज टू डेंजरस टू फेल वाला स्लोगन, हाउ लॉन्ग इट इज, यू नो, हाउ लॉन्ग विल वी, मतलब क्या क्या हर 6 महीने को दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगी ताकि आप डूबे नहीं? व्हाट इज इरिटेटिंग टू मी इज द वर्ल्ड हैज नॉट, जो पैसे देते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को, उन्होंने मेजर्स ऐसे नहीं लिए जिससे करप्शन ना हो, यू नो। एंड आई एम श्योर कि मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अभी जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस, उनके भाई साहब, उनके बड़े भाई साहब जॉर्ज टाउन में पोस्ट डॉक कर रहे थे, वो पीएचडी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मैं जब पीएचडी स्टूडेंट था जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी क्राउन प्रिंस, लेकिन उनके बातें से बड़ी हैरत होती। तो वो बता रहे थे मुझे कि उनके पास एक पोर्श थी वो तो मैं अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एज अ स्टूडेंट ही यूज्ड टू ड्राइव अ पोर्श 911, एक टॉप नॉच होती है। तो वो बता रहे थे कि जो ब्रुनाई के सुल्तान का बेटा है, वो उनसे पूछा कि तुम्हारी पोर्श के कलर क्या है? तो इन्होंने कहा मेरी पोर्श का कलर ब्लैक है, एंड व्हाट अबाउट योर्स? तो उन्होंने जवाब दिया आई हैव देम इन ऑल कलर्स। तो ये साहब को फिक्र लगी हुई थी कि ऑल कलर्स दैट आर अवेलेबल, यानी जो 3-4 कलर्स उसमें है, या इन्होंने स्पेशली ऑर्डर किया कि हर रंग में मुझे चाहिए, यानी 100-150। तो एट दिस लेवल ये इस तरह के सोचते हैं। मुझे तो हैरत हो रही थी, मेरी तो $800 की कैब कोरोला में मैं फिरता था उस जमाने में। तो बट आई वाज थिंकिंग कि एज लीडर्स, ये जो पैसे वाले होते हैं, दे टॉक अबाउट इट। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो मिडिल ईस्ट के लीडर्स हैं, दे हैव एन आइडिया ऑफ द वेल्थ ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स, एंड दे नो कि ये कहाँ से आ रहे हैं और इनके पास इतना पैसा कैसा आ जाता है, राइट? सो व्हाई व्हेन दे गिव एड टू पाकिस्तान, व्हाई डोंट दे हैव मेजर्स इन इट कि ये चुरा ना ले? वो बात मुझे समझ में नहीं आई, एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो डेलिबरेट है। इट इज दैट सम पार्ट ऑफ द एड इज गिवन लाइक ब्राइब। तो जो पाकिस्तान को मदद करने के लिए जो पैसे देते हैं, पार्ट ऑफ इट इज आल्सो लाइक ए रिश्वत टू द पाकिस्तान। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बोथ द डोनर एंड द रिसीवर आर बोथ, मतलब वो पूरी डील खराब है। अगर यूरोपियन मुल्क भी जो एड दे रहे हैं, एंड इफ दे आर लुकिंग एट द अदर वे कि ये पैसे चुराए जा रहे हैं, देन दे आर आल्सो जस्ट एज गिल्टी to participate. And why are they doing it? Is because they might be getting some policy from Pakistan that is to their benefit. सारा वैसे तो इस बात का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज में देख रही थी आज, मंडी बाउद्दीन एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे किसी बिजनेस मैन के बेटे की शादी थी, और उसमें वो छत पे से, अपने घर की छत से नोट फेंक रहे थे, और न्यूज ये चल रही थी टीवी चैनल पे कि जी नोटों की बारिश हुई है, और बारात जब गई है तो रास्ते में वो मोबाइल फोन्स जो है वो फेंकते गए। इतना पैसा आम पब्लिक के पास आप समझें कि यहाँ पर है। और एक दो लोगों को तो मैं भी जानती हूँ कि उनकी जो जिनके मतलब जितनी गाड़ियां उनके पास हैं, उस कार की मतलब एग्जीबिशन साल में करवाते हैं, उनमें 12 तो सिर्फ मर्सिडीज हैं, जो कि हर मॉडल की, तो और पता नहीं पुरानी से लेकर और अभी तक की। तो ऐसे कि पब्लिक के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें जो यहाँ पर चल रही हैं वो काफी लोगों को परेशान करने के लिए काफी हैं, क्योंकि जो आम पब्लिक है, वो जिसके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो काफी परेशान है। तो इसलिए कई बार इस किस्म की बातें भी होती हैं कि जी न्यूक्लियर एसेट्स हैं तो हमें कोई कंट्री बचा लेगी, लेकिन वो भी जैसा आप कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी सर जी, आप कुछ पब्लिक कह के रहे पास पैसा है तो
जब आपका टेक्स्ट आया था तो मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू हुँ, बी टॉकिंग अबाउट। तो मैं समझा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई क्यों? तो मैं हुँ, आई वेंट एंड लुक्ड एट योर एजुकेशन परफॉर्मेंस। आपको हुँ, पता है कि साउथ एशिया में सबसे हुँ। कम एजुकेशन पे पाकिस्तान खर्च करता क्योंकि है। सर ये ग्रेजुअली हुआ है ना, एकदम से तो नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप हुँ, देखें द वर्ल्ड, अगर दुनिया हुँ, का एवरेज लें तो दे हुँ, स्पेंड 4.8% ऑफ द बजट ऑन एजुकेशन। ये एग्ज़ैक्टली। हुँ, हाँ, द वर्ल्ड हुँ, का एवरेज है। और साउथ एशिया का एवरेज इज 4%। हुँ, और पाकिस्तान 2.4% स्पेंड करता है एजुकेशन में, इंडिया 4.5%। तो ये दिस इज, मतलब ये अगर सदियों पे ले लें, डेकेड्स में ले लें, हुँ, तो इट हैज अ ह्यूज डिफरेंस ऑन पब्लिक की educational levels पे। Educational level has an impact on how much they can be manipulated by the leaders। जितनी पढ़ी लिखी होती है हुँ, आवाम, उतना लेस उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है ना। तो जो पैसा है आप कह रहे हैं, मतलब इट इज रिलेटिवली, मतलब आप और मेरे 12 मर्सिडीज माइट इज समथिंग वेरी बिग फॉर अस, राइट? मैं तो हुँ, मर्सिडीज जिंदगी में शायद एक ही बार चलाया। बट द थिंग इज के अ, अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी ले लें तो इट इज रियली जस्ट 350 बिलियन डॉलर्स के हुँ, करीब हैं। तो मतलब पूरा पैसा मिलाने के बावजूद, राइट, गवर्नमेंट के पास हो या ना हो। हुँ, सो सो दैट इज एन इररेलेवेंट इंडिकेटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, व्हाई इज इट नॉट बीइंग चैनल इनटू पॉजिटिव थिंग। हुँ, सोशल इंडिकेटर्स पर, जैसा कि हेल्थ पर और एजुकेशन पर और जो सोशल असिस्टेंस देते हैं ना, वेलफेयर की फंडिंग पर, हुँ, उसमें साउथ एशिया सबसे कम है पूरे रीजन्स में दुनिया में। हुँ, और आप अगर लिटरेसी लेवल्स भी देखें तो उसमें भी द साउथ एशिया, इनफैक्ट पाकिस्तान इज ड्रैगिंग साउथ एशिया डाउन। बांग्लादेश की लिटरेसी लेवल्स और आल्सो हाई। अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें ऑन लिटरेसी तो वो दो कैटेगरीज में देता है, एक अडल्ट कैटेगरी देता है और एक यूथ कैटेगरी। 15 to 24 की एज में आपको पता है तीन में चार में से एक बिल्कुल इलिटरेट है हुँ। पाकिस्तान में। मतलब द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि फ्यूचर भी आपका लिटरेसी लेवल इज गोइंग टू बी लो इवन इन द फ्यूचर। नहीं, जहां आई एग्री सर विद यू, लेकिन सर एक चीज और है जो डॉक्टर परवेज हुद भाई भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, हमारे जो एग्जाम होता है ना किसी भी लेवल पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वट, वो मेमोरी का टेस्ट होता है। अंडरस्टैंड नहीं करता स्टूडेंट कि उसने क्या पढ़ा है। हाँ, अगर मेमोरी अच्छी है और वो जाके कई पेजेस भर देता है तो नंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या पढ़ाई की है, या बाद में वो फ्यूचर में जब जाता है फील्ड में, तो कोई काम नहीं आता। आपको लगता है ये बात ठीक है कि आजकल मेमोरी का टेस्ट होता है? that is a problem across the region। मतलब this is not a हम्म, problem just in Pakistan, this is also to some extent in India वगैरह भी प्रॉब्लम होता है। वी हैव अ प्रॉब्लम जब एशिया से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं यूएस में एडवांस स्टडीज करने के लिए। तो मतलब it takes a little time for them to adjust from memorization to understanding, critical thinking, reflection वगैरह। so उसमें मिसाल के तौर पे वो इंडिया में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है या पाकिस्तान में, वो टेक्स्ट बुक वो रट्टा मार लेते हैं। फिर वो आके यहाँ पे नॉलेज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें प्लेजरिज्म में फंस जाते हैं। हम्म, क्योंकि आपने अपना डेफिनेशन नहीं दिया, आपने किसी किताब का रट्टा हुआ दिया। अगर अगर भूल गए टू साइट इट, देन इट लुक्स एज इफ यू आर प्लेजराइजिंग। इंडिया में और पाकिस्तान में यू वुड थिंक आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई हैव मेमोराइज्ड द डेफिनेशन ऑफ व्हाटएवर हम्म, वर्ल्ड ऑर्डर का डेफिनेशन ले लें, वो मेमोराइज करके लिख दिए। अगर ब्रैकेट में ऑथर का नाम नहीं डालें जिसको कोट कर रहे हैं, देन इट बिकम्स प्लेजराइजेशन। बट इट आल्सो शोज दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द हम्म, कॉन्सेप्ट। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप अपना खुद का डेफिनेशन दे। बट वी डोंट एनकरेज दैट इनोवेशन ना। आपने सुना होगा हर हर जुमा का खुतबा में कुल्लु बिदा दलाला, कुल्लु दलाला फिन्नार। जो भी इनोवेट करता है, हर इनोवेशन इज हम्म, मिसगाइडेंस एंड एवरी मिसगाइडेंस विल गो टू हेल। तो ये तो कल्चर में भरा हुआ है टू नॉट बी इनोवेटिव। बट आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिक एजुकेशन इज आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स यू कि
एलोकेशन नहीं हो रहा है ना एजुकेशन के लिए। हुँ, एलोकेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग गुड गवर्नेंस के डिसीजंस। तो आई थिंक एजुकेशन और गुड गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, इफेक्टिव गवर्नेंस, पब्लिक की इंटरेस्ट को समझ, पब्लिक हुँ, की ज़रूरतों को समझकर वो जब तक नहीं आएगा, ये मसले चलते रहेंगे। एंड दूसरे मुल्क कैन ओनली गिव यू, मतलब कहते हैं ना कि बैंडेड दे सकते हैं, वो मर्ज का इलाज नहीं कर सकते। बट मतलब टू बी पॉजिटिव, आपने देखा होगा कि इस तरह का हाल टर्की का भी हो गया था एक बार। दे हैड टू गो टू द हुँ, आईएमएफ एंड देन दे वर एबल टू रिकवर बिकॉज दे फॉलोड द प्रोग्राम। आपको पता है 21 साल लगे टर्की को टू गेट आउट ऑफ द बोरोइंग। हुँ, अब फिर वो 21 साल के फौरन बाद आप ये देखें $40 बिलियन का उनको नुकसान हो गया विद अर्थक्वेक, हुँ, लाइफ लॉस, बिजनेसेस कितने हुँ, पता नहीं डिस्ट्रॉय हो गए उसमें। टू रिकवर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, इट टेक्स डिफिकल्टी। फिर उस पर अगर आप जंगें लड़ना चाहते हैं, हथियार लेना चाहते हैं, तो देन इट इज रियली वेरी डैमेजिंग। यू नो, आई थिंक के साउथ एशिया के हुँ, कंट्रीज को अभी भी गुर्बत बहुत ज्यादा है उस रीजन। बहुत है। हुँ, तो सो आई थिंक के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इतनी हुँ, गलत है, और millions of people are living हुँ, below poverty level. So I think number one focus has to be on education, on healthcare, on हुँ, development, on creating public में एक empowerment कि वो अपना मतलब decent living बना सकें। बिल्कुल, ये दिस शुड बी द एजेंडा, ना कि हम इनकी जमीन कब्जा, उनका वो एक्सपेंशन ट्रेड, लाइक दीज आर यूजलेस थिंग। और ये इतनी दौलतें नहीं आई कि ये लंबे लंबे जंग लड़ सकते हैं। आई कैन टेल यू दैट अगर इंडिया पाकिस्तान एक हफ्ता तक जंग लड़ लेते हैं, इट विल हर्ट बोथ देयर इकोनॉमीज एंड इट विल टेक बिल्कुल। years टू रिकवर फ्रॉम दैट। नहीं, ऐसा तो ख़ैर होना भी नहीं चाहिए सर, जंग-वंग तो बिल्कुल कोई भी नहीं कहता, ना पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को और ना ही भारत में। अपनी-अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसी को फेस कर लें तो बहुत है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया, बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सर। मच।